नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज मैं आप लोग को 11 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का भाग पहला पढ़ाने जा रही हूँ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे परिचय। सजीवों की वर्गीकरण का प्रारंभ संभवतः की शुरुआत से ही मानव में जीवों का वर्गीकरण किया। प्रारंभिक वर्गीकरण वैज्ञानिक मानदंडों पर नहीं, बल्कि भोजन, वस्त्र, आवास जैसी आवश्यकताओं पर आधारित था। अरस्तु ने सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण किया। पौधे, वृक्ष, झाड़ी, शाक, प्राणी, लाल रक्त की उपस्थिति, अनुपस्थिति के आधार पर। बच्चों, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को सीखना है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस प्रकार समूह में उन्हें बांटा गया और उनके बारे में समझना है। शुरुआती समय में क्या होता था कि इंसान अपने आसपास के जीवों की पहचान और उसके अलग अलग श्रेणियों से उसे बांटते थे, लेकिन तब तक वर्गीकरण वैज्ञानिकों के आधार पर नहीं होता था, बल्कि ज़रूरतों के आधार पर होता था। जैसे कौन सा जीव भोजन देता है, किसे वस्त्र बनते हैं, कौन आवास के लिए उपयोगी है, इस तरह से। बाद में एरिस्टोटल आए। उन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण किया, जैसे कि पौधों में वृक्ष के रूप में, झाड़ी के रूप में, शाक के रूप में, इन सभी रूप में उन्होंने बांट दिया। और अगर प्राणियों के रूप में बांटा तो जिसमें लाल रक्त है उन्हें अलग किया। ठीक है। फिर है कि द्विग जगत, टू किंगडम पद्धति, ये क्या है? लिनियस ने पादप, प्लांटी और प्राणी एनिमलिया दो जगत का वर्गीकरण किया। इसमें ईकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक एक कोशिकाएं और बहुकोशिकाएं, प्रयास संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी जीवों को अलग अलग करके वर्गीकरण नहीं हो सका। कई जीव इन दोनों में नहीं रखे जा सकते थे। इस कारण द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हुई। देखिए, लिनियस ने क्या किया कि जो हमारा दो रूप में बांट दिया क्लासिफिकेशन को। पहला कर दिया पादक, ठीक है, जिसको हम लोग प्लांटी कहते हैं, प्लांट के ग्रुप में। दूसरा कर दिया प्रणाली जगत, जिसे हम एनिमलिया कहते हैं, एनिमल्स के ग्रुप में। समझने की बात ये है कि ये जो वर्गीकरण किया, जो क्लासिफिकेशन किया, उसमें बहुत सारी समस्याएं थी। पहला था कि जो यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय, और दूसरा है मल्टी सेलुलर, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुकोशीय। इन चीज़ों को वो अलग नहीं कर पाए। ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक, जिसमें बैक्टीरिया हो गए, ईकैरियोटिक जैसे कि ह्यूमन सेल हो गया, ये सब में उन्होंने अंतर नहीं बताया। कुछ जीव ऐसे थे जिसको हम लोग यूग्लिना में ना पौधे में फिट हो रहे थे और ना ही वो जानवरों के पौधे में फिट हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने दो क्लासिफिकेशन दिया, एक प्लांट का दे दिया, एक एनिमल का दे दिया। मगर कुछ ऐसे भी पौधे हमारे यूनिवर्स में हैं जो कि ना प्लांट में आ रहे थे ना एनिमल में आ रहे थे, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। इसलिए ये जो उन्होंने बोला, इनकी सिद्धि इनकम्प्लीट हो गई। ठीक है, इनको पूरी तरह से इसका सिद्धि जो क्लासिफिकेशन किए टू किंगडम, वो वाला सही साबित नहीं हुआ। फिर है वर्गीकरण में नई आवश्यकता। अब वो क्या किए कि कुछ तो आवश्यकता बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो हमारा क्लासिफिकेशन एक सही तरीके से होगा। केवल आकारिकी मीन्स मॉर्फोलॉजी पर आधारित वर्गीकरण पर्याप्त नहीं था। सिर्फ आकार के रूप में वर्गीकरण करना एक संभव नहीं था। वर्गीकरण में इन बातों को भी शामिल करने की जरूरत हुई
जैसे कि कोशिका संरक्षण और कोशिका भित्ति, पोषण की विधि उनकी क्या है, प्रजनन की विधि क्या है, आवास और विकासीय संबंध क्या है। इस कारण समय के साथ वर्गीकरण में पद्धतियों में परिवर्तन होना शुरू हो गया। मतलब कि कह सकते हैं कि नीड फॉर न्यू क्लासिफिकेशन, नए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होने लगी। अब वैज्ञानिकों को समझ में आ गया था कि सिर्फ हम बनावट के रूप में अगर वर्गीकरण करते हैं तो वो हमारा अधूरा साबित होगा। इसलिए पहले उन्होंने बांटा सेल स्ट्रक्चर के रूप में, जिसको कोशिका संरक्षण कहा, फिर सेल भित्ति के रूप में बांटा, मीन सेल वॉल, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के रूप में, रिप्रोडक्शन के रूप में, एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज हैबिटेट एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो होते हैं आवास और विकासीय संबंध के रूप में उन्होंने ये वर्गीकरण को बांटा। सोचा कि अगर हम इन आधार पर वर्गीकरण को बांटेंगे तो हम अच्छे से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, हम अच्छे से उन एनिमल्स को चाहे प्लांट्स को एक अच्छा क्लासिफिकेशन के रूप में उन्हें रख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। 5 जगत वर्गीकरण, मतलब कि इसको कहते हैं किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको R.H. वेटिकर 1969 में बताया। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी और पांचवा में आता है एनिमेलिया। इन सभी के बारे में हम लोग अगले भाग में या इसके आने वाले भाग में तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बट इसको हम थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं। ये जो वर्गीकरण था ये आधारित सेम उसी चीज पे हुआ, कोशिका की संरचना के आधार पर, शरीर की जटिलता के आधार पर, पोषण की विधि के आधार पर और प्रजनन की विधि, ये जो पिछले पॉइंट में जो हम लोगों ने पढ़ा उसके आधार पर। ये जो जगत प्रमुख विशेषताएं का जो उदाहरण हम लोगों ने आपके सामने रखा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये क्या है? मोनेरा में आपका आता है एक कोशिका, ठीक है, एक कोशिकीय होगा, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये। दूसरा है प्रोटिस्टा, ठीक है, जो इसको बोलेंगे प्रोटिस्टा में आपका आ गया एक कोशिकीय, अमीबा हो गया, पैरामीशियम, क्लोरेला, ये आ जाएंगे। तीसरा फंजाई जो है, जिसको हम लोग परपोषी कहते हैं, ये कोशिका भित्ति में काइटिन और दूसरा होता है काइटिन होता है और एक होता है ईस्ट, ये मशरूम ये सब में आप लोग ने देखा होगा। प्लांटी जो होता है वो स्वपोषी होता है, कोशिका की भित्ति, सेलुलोज की शैवाल, फर्न, ये सब इसमें आएगा। और जो एनिमेलिया है वो बहुकोशिकाएं हैं, जो कि उपभोक्ता, मनुष्य, पशु पक्षी, ये सब एनिमेलिया में आ जाता है। जो अभी मैंने बताया 5 जगत की कोशिकाएं, जैसे मोनेरा में आपका आएगा प्रोकैरियोटिक एक कोशिकाएं, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा में आ जाएगा एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक जैसे अमीबा, पैरामीशियम्स, कोलेरेला, फंजाई में जो कि परपोषी होता है, दूसरे पे निर्भर होता है। कोशिका में आएगा भित्ति काइटिन की बनी हुई, जैसे ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ये सब भित्ति काइटिन की बने होते हैं। प्लांटी जो कि स्वपोषी होगा, इसमें कोशिका भित्ति में सेलुलोज की होती है, जैसे शैवाल हो गया, मॉन्स हो गया, फर्न हो गया। सॉरी। एनिमेलिया में आएगा जो कि बहुकोशिकाएं होंगी, बहुत सारे मल्टी सेलुलर होंगे और ये उपभोक्ता होता है, जैसे कि मनुष्य, पशु पक्षी, ये सब मल्टी सेलुलर है। वर्गीकरण में परिवर्तन और निष्कर्ष क्या है? पहले बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, मॉन्स आदि को पौधे में रखा जाता था। बाद में लक्षणों में अंतर के कारण अलग अलग जगत बनाए गए। प्रोकैरियोटिक और ईकैरियोटिक, स्वपोषी और परपोषी, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव अलग वर्गों में रखे गए। वर्गीकरण लगातार सुधार और आधारित है और भविष्य में भी बदला जा सकता है।
कहना है कि जो हमारा पहले बैक्टीरिया और शैवाल जो था, या चाहे कवक, मॉस, ये सबको पहले पौधे में रखा गया था, ठीक है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उनकी संरचना और उनके जो पोषण में अंतर देखा, तो वो क्या किए, इन्हें सोचा कि अब इसको अलग अलग बांट देना चाहिए, बांट दिया। जब वर्गीकरण इस तरह से जब किया जाने लगा, तो जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है, उन दोनों को अलग किया गया, स्वपोषी और परपोषी को। एक कोषीय और बहुकोषीयों को भी अलग किया गया। सब कुछ के आधार पर इन लोगों को अलग करना शुरू हो गया। इससे हुआ क्या कि जो वर्गीकरण जो एक लगातार सुधर रहा था, वो जो प्रक्रिया हो रही थी, और भविष्य में भी इसके जो नए शोध इसमें आते गए, तो इसके और भी परिवर्तन होते रहे। मतलब कि फ्यूचर में और भी तरह के एनिमल्स और प्लांट्स दिखना शुरू हो गए। तो अब हम लोग को तो पता चल गया कि वर्गीकरण ना 2 एनिमल किंगडम से ये न इससे होगा ना उससे होगा, क्योंकि अब तो बहुत डिटेल हम लोग को जानना पड़ गया। तो उस डिटेल के साथ हम लोग वर्गीकरण करने में हमें आसानी हुई। आगे में जितना भी हमारे पौधे, एनिमल्स, ये सब आते गए, चाहे फंगस हो गए, कुछ भी, उनकी वर्गीकरण हम अच्छे तरीक़ों से कर सकें और उन्हें समझ सकें कि ये कौन से ग्रुप में इन्हें रखा जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग मोनेरा जगत के बारे में पढ़ेंगे। इस भाग में हम जानेंगे कि मोनेरा का जो पूरा विस्तार, बैक्टीरिया और उससे जुड़े हुए जीव वो कैसे होते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। धन्यवाद।